नमस्कार, मैं धर्मेंद्र चौधरी और आप सभी का स्वागत करता हूं प्लेसेस इन न्यूज़ की इस कड़ी में। आज हम चर्चा करेंगे जनवरी 2026 महीने में जो जो स्थान वैश्विक स्तर पे चर्चा में रहे उनके विषय में। तो आइए देखते हैं कौन कौन से स्थान आज की इस कड़ी में लिए गए हैं। सबसे पहला स्थान है बाल्टिक सागर। बाल्टिक सागर यूरोप का एक महत्वपूर्ण सागर है। चर्चा करेंगे इसके बारे में क्योंकि यह ऊर्जा का केंद्र बना हुआ है यूरोप को लेकर। मुन्ना द्वीप। मुन्ना द्वीप इंडोनेशिया का एक द्वीप है जहां पर विश्व की सबसे पुरानी भित्ति चित्र यानी दीवारों के ऊपर या पत्थरों के ऊपर जो चित्र होती हैं, ठीक है, वो चित्रकला देखने को मिली है। वाइमर ट्राइंगल यह यूरोप के 3 देशों का एक विशेष समूह है जिसमें भारत के विदेश मंत्री ने हिस्सा लिया, तो यह भी एक बड़ी घटना है। इसके अतिरिक्त अरब सागर। अरब सागर में भारत के तटरक्षक बलों ने पाकिस्तान की एक मत्स्य जहाज को पकड़ा है। अंडमान सागर। अंडमान सागर उत्तरी हिंद महासागर का ही एक भाग है और यहाँ पर भारत ने अपना एक समुद्री मत्स्य पालन केंद्र या फिर परियोजना शुरू की है। विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया का एक राज्य जहां पर भीषण आग के कारण बहुत सारी संपत्ति जलकर खाक हो गई। आइए इन सभी स्थानों के विषय में थोड़ा सा विस्तार से चर्चा करते हैं। बाल्टिक सागर। बाल्टिक सागर को यूरोप का ऊर्जा केंद्र के रूप में माना जा रहा है और यहाँ पर कई सारे प्राकृतिक संसाधन तो हैं ही हैं, साथ ही साथ यह बाल्टिक सागर क्षेत्र जो है मध्य और पूर्वी यूरोप देशों के बीच में सुरक्षित ऊर्जा आपूर्ति को लेकर एक प्रकार से सुनिश्चित करता है और लोगों का ध्यान आकर्षित करता है इधर। यहाँ पर इसको रणनीतिक महत्व का क्षेत्र भी माना जाता है क्योंकि बहुत सारे देश हैं जो इस बाल्टिक सागर के चारों ओर आते हैं। देखिए, यूरोप के बहुत सारे देश हैं जो अब अपने आप को डीकार्बोनाइजेशन की ओर ले जा रहे हैं, यानी वो जो जीवाश्म ईंधन होते हैं उनको प्रयोग में ना लेकर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को काम में लेने की बात कर रहे हैं। तो बाल्टिक सागर में तेजी से बहुत सारे खनन क्षेत्र मिल रहे हैं और साथ ही साथ यहां से होकर ये जो बाल्टिक सागर है यहीं से ये नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन गुजरती है जो कि रूस से सीधा जर्मनी को जोड़ती है, इसी बाल्टिक सागर की तली के नीचे से निकलती है। तो बाल्टिक सागर चर्चा में है, तो आइए देखते हैं ये बाल्टिक सागर जो है वो कहां पर है और इसके और क्या महत्व है। देखिए, बाल्टिक सागर को नाटो लेक यानी नाटो झील के रूप में भी जाना जाता है। बाल्टिक सागर के चारों ओर जो भी देश हैं उनमें से 3 देश थे जो अब तक नाटो के सदस्य नहीं थे। इसमें से एक था फिनलैंड और स्वीडन जो कि अब नाटो के सदस्य बन चुके हैं। अब केवल एक ही देश बचा है जो है रूस। तो रूस को छोड़कर बाल्टिक सागर के चारों ओर के सारे देश नाटो के सदस्य हैं, इसलिए इसको नाटो लेक नाटो झील भी कहा जाता है। एक एक कलिनिनग्राद जो है यानी रूस का एक छोटा सा क्षेत्र है जो यहाँ पर बाल्टिक सागर के तट पर है। शेष रूस इससे थोड़ा सा दूर है। फिनलैंड के पास में थोड़ा सा उसका सीधा भाग भी जुड़ता है, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो इस पोलैंड और लिथुआनिया के बीच में, यहाँ पर पोलैंड है और ये लिथुआनिया है, इसके बीच में थोड़ा सा भाग है एक छोटा सा, वो वो आप देखेंगे तो वो रूस का भाग है और कलिनिनग्राद वहीं पर है। और इसी कलिनिनग्राद के ऊपर रूस ने अपना एक महत्वपूर्ण सैन्य अड्डा बना रखा है और यहां से ये आसपास के देशों के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश करता है। साथ ही साथ पर्यावरण समझौता, ये हेलेंस्की कन्वेंशन, इसको आप जरूर याद रखिए कि ये हेलसिंकी जो कन्वेंशन है यानी हेलकॉम, ये क्या है। तो हेलसिंकी कन्वेंशन के अंतर्गत इस बाल्टिक सागर के आसपास के देशों ने अपना एक समझौता किया जिसमें यहाँ की संवेदनशील पारिस्थितिकी को सुरक्षित रखने के लिए सब लोग एक साथ मिलकर कार्य करेंगे और सहयोग करेंगे। तो ये हेलसिंकी समझौता या कन्वेंशन को भी हम याद रखेंगे। आइए जरा इस बाल्टिक सागर के ऊपर थोड़ी सी नजर और दौड़ाते हैं कि बाल्टिक सागर के चारों ओर कौन कौन से देश हैं। बाल्टिक सागर के चारों ओर अगर हम देखें तो हमें यहाँ पर स्वीडन, यहाँ पर फिनलैंड, रूस का भाग भी यहाँ पर आ जाता है। ये गल्फ ऑफ फिनलैंड है, वहां से होकर ये लाटविया, एस्टोनिया, लाटविया और लिथुआनिया, इन 3 देशों को बाल्टिक कंट्री कहा जाता है। बाल्टिक देश कौन कौन से? एस्टोनिया, लाटविया और लिथुआनिया। इसके अतिरिक्त यहां पर वो कलिनिनग्राद है जो रूस का एक छोटा सा भाग है जो लिथुआनिया और पोलैंड के बीच में है। इस बाल्टिक सागर के उत्तर की भाग जो है वो गल्फ ऑफ बोथनिया, बोथनिया की खाड़ी कहलाती है। बाल्टिक सागर से कई सारे देश जुड़े हुए हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, फिनलैंड, रूस, इसके अतिरिक्त यहाँ पर स्वीडन, इधर देखें तो पोलैंड है, जर्मनी है और ये जटलैंड प्राइड द्वीप के ऊपर डेनमार्क है।
अगर इस बाल्टिक सागर से जहाजों को बाहर निकलना है तो आप इस जटलैंड प्रायद्वीप जो कि डेनमार्क का है उसके उत्तर से होकर गुजर सकते हैं, लिया या फिर यहां पर एक नहर बनाई गई है जर्मनी के द्वारा जो इस उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है। यहां पर वो जो नहर है उसका नाम है कील नहर। तो कील नहर से भी होकर जहाज आजकल गुजरते हैं, क्योंकि यहाँ बहुत सारे द्वीप हैं और यहाँ से जहाज को निकलने में काफी समस्या होती है। तो जर्मनी ने इसका एक इलाज कर दिया, इसका एक निपटारा कर दिया। बाल्टिक सागर एक बंद सागर है, उच्च अक्षांशों में है, यहाँ वाष्पीकरण बहुत कम होता है और बहुत सारी नदियां हैं जो ताजा जल इसमें प्रवाहित करती हैं। और साथ ही साथ बाल्टिक सागर में जो है बर्फ के पिघलने से भी जल पहुंचता है, तो लवणता उतनी अधिक नहीं होती। इसके उत्तरी भाग को हम, ये जो यहाँ आपको दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं स्कैंडिनेवियाई प्रायद्वीप। स्कैंडिनेवियाई प्रायद्वीप पे मुख्य रूप से नॉर्वे और स्वीडन देश है। स्वीडन के जो तट हैं वो बहुत ही कटे फटे हैं। यहाँ पर एक जोलन माउंटेन है जिससे लगातार हिमनद फिसलकर इस उत्तरी सागर या फिर आप कह सकते हैं आर्कटिक महासागर में गिरते हैं, जिससे वो लगातार गहरे गहरे दर्रे, जिनको कि कोल कहा जाता है, वो बनाते हैं। और समुद्र तट पर अगर ऐसे दर्रे बनेंगे तो तट बहुत ही कटाफटा हो जाता है, उसको फियोर्ड तट के नाम से जानते हैं। यहां से बाल्टिक सागर से आपके लिए एक प्रश्न रखा है, इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। बाल्टिक सागर की लवणता मुख्य कारण यानी कम होने का या कम लवणता का मुख्य कारण क्या है? यह एक खुला महासागर से सीमित संपर्क है, यानी खुले महासागर से इसका ज्यादा संपर्क नहीं है। क्या इसकी कम लवणता का यह एक कारण है? नदियों से अधिक मात्रा में मीठा जल प्रवाहित होकर आता है, क्या यह इसकी कम लवणता का कारण है? उच्च वाष्पीकरण दर, यहां पर उच्च वाष्पीकरण दर है, क्या यह इसकी कम लवणता का कारण है? आपको बताना है, उत्तर जरूर दीजिएगा। अगला जो स्थान है वो है मुन्ना द्वीप। ये मुन्ना द्वीप इंडोनेशिया का है और यहां पुरातत्वविदों ने एक बहुत ही पुरानी गुफा में चित्रकला के अवशेष खोजे हैं। कहा जा रहा है कि ये चूना पत्थर यानी लाइमस्टोन की गुफाएं हैं और उनकी दीवारों पर हाथ से छापे यानी हाथ से हैंडप्रिंट चित्र मिले हैं, जिनको कि बहुत ही पुराने चित्र माना जा रहा है। और विश्व के सबसे पुराने चित्र इनको कहा गया क्योंकि ये 67 से 68,000 वर्ष पुराने माने जाते हैं। इससे पुराने कोई भी चित्र, कोई भी अवशेष, मानव की गतिविधि देखने को नहीं मिलती है। अब ये जो खोज है वो इंडोनेशिया और उसके आसपास के प्राचीन पुरातात्विक खोजों में महत्वपूर्ण मानी जा रही है, जो कि प्रारंभिक मानव की कला और संस्कृति के प्रति जो लगाव था या गतिविधियां थी, उनका एक प्रमाण माना जा रहा है। अब देखिए, ऐसे पुराने चित्रों को कैसे पहचाना जाता है कि वो कितना पुराना है? तो इसके लिए वैज्ञानिक प्रागैतिहासिक चित्रों की आयु को जानने के लिए यूरेनियम श्रृंखला डेटिंग, ये यूरेनियम सीरीज डेटिंग जो होती है, उस तकनीक का उपयोग करते हैं। और इस तकनीक के अंतर्गत करते क्या है, पेंटिंग के ऊपर जमा यानी जो चित्र बनाए गए उसके ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट लेयर्स यानी खनिज निक्षेप जमे होते हैं। वो लेयर कितनी सारी है, कितनी लेयर्स है, तो उसके अनुसार उसको निकालते निकालते वो पता लगाते हैं कि अगर एक लेयर इतने वर्षों में बनती है, तो अगर इतनी लेयर है तो कितना पुराना बना हुआ होगा वो चित्र। तो इस प्रकार से यह 40,000 से भी पुराना, 40,000 वर्ष से ज्यादा पुराना लगता है। तो यह अपर जो पुरापाषाण काल है, उच्च पुरापाषाण काल है, उसका बना हुआ माना जा रहा है। जबकि अगर हम नवपाषाण काल की बात करें तो वो मुश्किल से 10,000 से 3,000 ईसा पूर्व में माना जाता है। तो यह नवपाषाण काल की बजाय पुरापाषाण काल में बना हुआ है, बल्कि वो भी उच्च पुरापाषाण काल। अब ये मुन्ना द्वीप कहां है, जरा इंडोनेशिया के इन द्वीपों को भी देख लेते हैं। मुन्ना द्वीप सच में ये सुलावेसी द्वीप है, उसका ही एक भाग है, दक्षिणी भाग, यानी उसके नजदीक एक द्वीप है। ये सब इंडोनेशिया के द्वीप हैं। अगर हम यहाँ सुमात्रा की बात करें, जावा है, बोर्नियो का दक्षिणी भाग है, सुलावेसी है, हाल्माहेरा है, और भी बहुत सारे द्वीप। ठीक है, तो ये सब इंडोनेशिया के द्वीप है। यहाँ अगर हम कुछ जलीय भागों की बात करें तो बोर्नियो और जावा द्वीप के बीच में जावा सागर है, और यहाँ पर है सुलावेसी द्वीप, और यहाँ पर है हाल्माहेरा द्वीप। यहाँ के महत्वपूर्ण द्वीप देखें तो वो आप कह सकते हैं कि कुछ द्वीप हैं जहां से विषुवत रेखा गुजरती है। आप यहाँ देख सकते हैं इक्वेटर लिखा हुआ है, तो विषुवत रेखा यहां पर कौन कौन से द्वीपों से होकर गुजरती है? तो आप कह सकते हैं सुमात्रा द्वीप है, पूरी तरीके से इंडोनेशिया का है। बोर्नियो द्वीप से भी विषुवत रेखा गुजरती है, लेकिन बोर्नियो द्वीप 3 देशों में विभाजित है। यहां पर दक्षिणी भाग इंडोनेशिया का है,
बाकी ज्यादातर भाग मलेशिया का है और थोड़ा सा भाग यहां पर ब्रुनई देश का है। सुलावेसी या फिर सेलिबीज, यहां से भी विषुवत रेखा गुजरती है और आगे एक द्वीप और है इंडोनेशिया का, उसे हम कहते हैं हल्माहेरा, तो यहां से भी विषुवत रेखा गुजरती है। ये जो बड़े बड़े द्वीप हैं, इन द्वीपों को हम कहते हैं सुंडा आइलैंड्स बड़े वाले, और लेसर सुंडा आइलैंड्स कहते हैं जो दक्षिण वाले छोटे छोटे द्वीप हैं उनको। ठीक, अब यहां से भी आपके लिए एक छोटा सा प्रश्न बनाया गया है कि मुन्ना द्वीप पर खोजी गई प्रागैतिहासिक गुफा चित्रकला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह विश्व की सबसे प्राचीन ज्ञात शैल चित्र कलाओं में से एक है, यानी रॉक आर्ट्स में से एक है। आपको बताना है सही है या नहीं है। इसकी आयु का निर्धारण करने के लिए यूरेनियम श्रृंखला डेटिंग का उपयोग किया गया है। यह केवल नवपाषाण काल से संबंधित है। तो कौन कौन से कथन इसमें से सही हैं? पहला, दूसरा, केवल दूसरा, पहला, दूसरा, तीसरा, या फिर पहला। अगला स्थान है या फिर जगह है या फिर जो सम्मेलन है, वाइमर ट्राइंगल। ये वाइमर जो ट्राइंगल है, ये यूरोप के अंदर है। 3 देशों का एक समूह है जिसके अंतर्गत फ्रांस, जर्मनी और पोलैंड है। अब यहां पर हुआ क्या? यहां पर एक शिखर सम्मेलन हुआ, वाइमर ट्राइंगल समिट, जो कि 7 जनवरी 2026 को भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर भी उसमें भाग लिए। ये एक बड़ी घटना मानी जा रही है क्योंकि हम भारत की ओर से पहली बार इस सम्मेलन में भाग लेने वाले भारत के कोई विदेश मंत्री या फिर उच्च सदस्य थे। तो ये प्रभावशाली यूरोपीय त्रिपक्षीय मंच माना जाता है जिसमें फ्रांस, जर्मनी और पोलैंड इसके मुख्य सदस्य हैं। तो इस शिखर सम्मेलन में बहु पक्षीय सहयोग को मजबूत करने तथा महत्वपूर्ण वैश्विक भू राजनीतिक मुद्दों से निपटने पर चर्चा हुई, जिसमें वैश्विक कूटनीति में भारत की भूमिका और अधिक दृढ़ बनती है। निश्चित तौर पर ऐसे समूहों और सम्मेलनों में जब कोई देश सम्मिलित होता है तो विश्व स्तर पर उसका नाम सामने आता है और उसके मजबूत पक्ष भी झलकता है। अब इस वाइमर ट्राइंगल से संबंधित कुछ तथ्य और हैं हमारे पास कि इसकी स्थापना कब हुई। तो इसकी स्थापना हुई थी 1991 में। जर्मनी का शहर है ये वाइमर। मुख्य उद्देश्य इसका यह था कि शीत युद्ध के बाद पोलैंड और अन्य मध्य यूरोपीय देशों को यूरोपीय संघ यानी यूरोपियन यूनियन और नाटो, जो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, के साथ एकीकृत करना और आपसी सहयोग बढ़ावा देना, यानी अब सारे देश आपस में मिलकर रह सके, इसलिए इसको भी एक मंच बनाया गया। अब इस वाइमर ट्राइंगल के देशों ने और इसके जो सम्मेलन हुए उनमें यूक्रेन का समर्थन किया गया। अभी यूक्रेन और रूस का युद्ध चल रहा है और उस युद्ध के दौरान 3-3.5 साल हो चुके, उस युद्ध के दौरान यह वाइमर ट्राइंगल और नाटो के देश पूरी तरीके से यूक्रेन के साथ हैं। तो ये एक बड़ी घटना मानी जा रही है। यूक्रेन की आर्थिक सहायता भी कर रहे हैं और साथ ही साथ वहां पर रक्षा उद्योग को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। तो ये वाइमर ट्राइंगल। अब यहां पर वाइमर ट्राइंगल किन देशों के बीच सहयोग का तंत्र है? तो आपको बताना है उत्तर। अगला स्थान है अरब सागर। अरब सागर भारत के पूर्वी भाग में या पश्चिमी भाग में, दक्षिण पश्चिमी भाग में है। पाकिस्तान के दक्षिण में है। ईरान भी वहां पर है, ओमान भी है, यमन भी है, सारे देश वहां पर हैं। तो हुआ क्या, यहां पर पाकिस्तान की एक मत्स्य नौका आई और उसको दौड़कर भारतीय तट रक्षक बलों ने पकड़ लिया। उस नौका में 9 चालक दल के सदस्य थे। भागने की आवश्यकता क्या थी? अल मदीना उस जहाज का नाम था, पाकिस्तान की नाव, जिसको भारतीय तट रक्षक बलों ने भागकर पकड़ लिया कि भैया तुम क्यों आ रहे हो इधर हमारी सीमा रेखा के अंदर या जल सीमा के अंतर्गत। जलीय सीमा के कौन कौन से 5 भाग होते हैं उन पे भी बात करेंगे। यूएन क्लोज क्या है उस पर भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखते हैं ये अरब सागर कहां पर है और किस प्रकार से इसकी सीमाएं हैं। तो अरब सागर हिंद महासागर का उत्तरी भाग है। इस अरब सागर के तटवर्ती देशों की बात करें तो भारत तो है ही, भारत के साथ साथ पाकिस्तान है, ईरान भी यहां पर लगता है, ओमान भी है और यमन भी है। ये तो एशिया के देश हो गए। और सोमालिया को बोल सकते हैं कि यह हो गया एक प्रकार से अफ्रीका का देश। थोड़ा सा कीनिया का भाग भी यहां पर मान सकते हैं क्योंकि विषुवत रेखा इसके दक्षिण से होकर यहां से गुजरती है। तो कीनिया का थोड़ा बहुत भाग मान, कीनिया नहीं होगा मतलब या थोड़ा बहुत मान भी सकते हैं, खैर छोड़िए, वो अफ्रीका का दक्षिण में चला जाता है। यहां अभी काफी बड़ा संकट चल रहा है। अगर हम ईरान की बात करें, ईरान और अमेरिका का और इजराइल, इधर इनके बीच में युद्ध चल रहा था, थोड़ी सी शांति है, फिर से धमाके हो रहे हैं। तो यहां गल्फ ऑफ पर्शिया, पर्शियन गल्फ,
से इस ओमान की खाड़ी, इस क्षेत्र को कहते हैं ओमान की खाड़ी, इनको जोड़ने वाला ये जो संकरा सा जलीय भाग है इसको बोलते हैं होर्मुज जल संधि। इस होर्मुज जल संधि पे ईरान ने कब्जा कर रखा है और यहां से जो भी तेल ले जाने वाले जहाज हैं उनको रोक रहा है। विश्व भर का 30% क्रूड ऑयल इसी होर्मुज जल संधि से होकर निकलता है और ईरान ने यहां पर माइंस लगा दिए, यानी कोई भी जहाज मेरी अनुमति के बिना जाएगा तो मैं धमाका कर दूंगा, उसको फोड़ दूंगा, और उसको अमेरिका भी रोक नहीं पाया। ठीक है। इसके अतिरिक्त अगर अरब सागर से बाहर निकलने का दूसरा रास्ता देखें तो यहां पर है अदन की खाड़ी, जो कि अरब सागर का ही भाग है, और यहां पर है लाल सागर। तो लाल सागर और अदन की खाड़ी को जोड़ता है बाब अल मंदेब जल संधि। बाब अल मंदेब जल संधि। तो यह बाब अल मंदेब जल संधि आगे लाल सागर को भूमध्य सागर से स्वेज नहर से होकर जोड़ती है और यूरोप की ओर जाने का रास्ता मिलता है। यहां पर इस अरब सागर क्षेत्र में व्यापारिक या फिर कहें कि मॉनसूनी हवाओं का प्रभाव रहता है। मॉनसूनी पवनें ग्रीष्म काल में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर चलती हैं, जबकि शीतकाल में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर चलती हैं मॉनसूनी पवनें, जिस कारण से कभी यहां पर शीतल जल का अपवेलिंग यानी शीतल जल ऊपर निकलता है, तो ग्रीष्म काल में यहां पर शीतल जल नीचे से ऊपर की ओर आता है, क्योंकि जैसे ही ग्रीष्म जल यानी गर्म पानी ऊपर से हटाया जाता है हवाओं द्वारा, तो नीचे से ठंडा पानी और काफी सारे पोषक तत्व नीचे से निकल आते हैं, जिसके कारण वहां पर पादप प्लवक पैदा होते हैं और मछलियां उनको खाने के लिए इकट्ठी हो जाती हैं। तो मत्स्यन का बहुत अच्छा केंद्र बन जाता है यह अरब सागर। अब देखिए ये अनक्लोज क्या है, यूएन क्लोज, संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून संधि, यानी समुद्र का कितना भाग किसी तटवर्ती देश का होगा, तो इसको 5 भागों में बांटा जाता है। एक होता है आंतरिक जल यानी इंटरनल वाटर। ये आंतरिक जल होता है किसी देश की जो खाड़ियां होती हैं, क्रीक होती हैं, जैसे सर क्रीक है, कोरी क्रीक है, या फिर कच्छ की खाड़ी है, खंभात की खाड़ी है, तो इनको तो आंतरिक जल माना जाता है। और इन आंतरिक जल के बाहर से एक रेखा जोड़कर रेखा बना दे तो उसको कहते हैं बेस लाइन यानी आधार रेखा। ठीक है, उसको कहते हैं बेस लाइन। तो आंतरिक जल को तो बिल्कुल स्थल का ही भाग माना जाता है, ऐसे कहते हैं कि वो तो स्थल ही है, उसमें कोई भी देश कभी भी प्रवेश नहीं कर सकता, केवल जो देश तटवर्ती है वही देश उसका लाभ उठा सकता है, किसी भी देश को वहां आने की अनुमति नहीं होती बिना परमिशन के। इसके आगे यानी जो बेस लाइन है, उस बेस लाइन से आगे 12 समुद्री मील तक, यानी जो ये तो बेस लाइन बन गई, बेस लाइन से 12 समुद्री मील तक का वाटर होता है टेरिटोरियल वाटर। ठीक है, टेरिटोरियल सी यानी क्षेत्रीय सागर। इस टेरिटोरियल सागर में 12 समुद्री मील तक किसी भी देश की दूसरी देश की कोई भी वायुसेना, नौसेना या किसी भी प्रकार का कोई संसाधन ढूंढने के लिए या कोई यानी गैर सद्भावपूर्ण इच्छा से यानी मन स्थिति से, यानी किसी देश को यानी तटवर्ती देश को नुकसान पहुंचाने के लिए अगर कोई दूसरा देश वहां से गुजर रहा है बॉम्ब ब्लास्ट करने के लिए या और किसी हानिकारक गतिविधि को अंजाम देने के लिए, तो देश वहां परमिशन नहीं देगा। इनोसेंट पासेज यहां गुजर सकता है, यानी कोई व्यापारिक जहाज है वो बिना क्षति पहुंचाए अगर वहां से गुजरना चाहता है तो उसकी परमिशन होती है। 12 समुद्री मील से 24 समुद्री मील तक, या फिर कहें कि आधार रेखा से 24 समुद्री मील तक का जो क्षेत्र होता है उसको हम कहते हैं संलग्न क्षेत्र यानी कॉन्टिजियस जोन। इस संलग्न क्षेत्र में व्यापारिक जहाज तो गुजर ही सकते हैं, इसके अतिरिक्त जो तटवर्ती देश होता है वो वहां पर सीमा शुल्क लगा सकता है, राजकोषीय अप्रवासन प्रदूषण संबंधी कानून बना सकता है और जुर्माने लगा सकता है। जैसे हमारे 24 समुद्री मील तक कोई देश देश का जहाज गुजर रहा है तो वो आराम से गुजर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वहां पर हम शुल्क लगा सकते हैं, टोल टैक्स लगा सकते हैं। जैसे ईरान ने होर्मुज पे लगा रखा था कि अब कोई भी जहाज वहां से गुजरेगा तो मैं वहां पर टोल टैक्स लगाऊंगा, पैसे लूंगा उससे। इससे आगे यानी 24 समुद्री मील से आगे 200 समुद्री मील, नॉटिकल माइल यहां लिखा हुआ है, इसको बोलते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, ईईजेड यानी अनन्य आर्थिक क्षेत्र। इस क्षेत्र में जो तटवर्ती देश जैसे भारत है, भारत का 200 समुद्री मील तक का क्षेत्र है, 24 से 200 समुद्री मील तक का, उसमें हम और कोई कानून तो लागू नहीं कर सकते, लेकिन आर्थिक अधिकार, वहां के आर्थिक अधिकार हमारे होंगे। सबसे पहले हमारा अधिकार होगा वहां पर, अगर हम कोई खनिज तेल वहां मिलता है, कोई खनिज मिलते हैं या वहां से मत्स्यन करना चाहते हैं तो वहां पर सबसे पहला अधिकार हमारा होगा। लेकिन 200 समुद्री मील से आगे का जो क्षेत्र होता है उसको हाई सी यानी उच्च सागर कहते हैं, और यहां पर किसी भी देश का कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं होता। वहां से इस अनक्लोज के तहत यानी यूएन के द्वारा परमिशन ली जाएगी
यानी अनुमति ली जाएगी कोई देश वहां पर किस प्रकार की गतिविधि को अंजाम दे सकता है। खुलेआम वहां से गुजरा जा सकता है, कोई भी देश यह नहीं कह सकता कि वहां से कोई जहाज क्यों गुजर रहा है और उसकी मंशा मंशा क्या है वो भी नहीं पूछ सकता। तो यहां पर थोड़ा सा एक प्रश्न है इससे संबंधित, इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। प्रश्न है, अरब सागर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह उत्तरी हिंद महासागर का हिस्सा है, आपको बताना है या नहीं। यह मॉनसूनी पवनों से प्रभावित क्षेत्र है। इसमें मौसमी अपवेलिंग यानी सीजनल अपवेलिंग यानी वाटर ऊपर आता है। क्या ये संबंधित तथ्य हैं, बताइए आप। आइए अब बात करते हैं अंडमान सागर के बारे में, जो भारत के पूर्वी भाग में बंगाल की खाड़ी का भाग है, उत्तरी हिंद महासागर का भाग है। यहां पर भारत ने अपनी पहली समुद्री मत्स्य पालन यानी ओपन सी मरीन फिश फार्मिंग परियोजना शुरू की है, जो उसके समुद्री संसाधनों के आर्थिक क्षमता का उजागर करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। भारत एक बड़ा देश है, दुनिया की सबसे ज्यादा जनसंख्या, अगर वर्तमान स्थिति की चर्चा करें तो। अब इतनी बड़ी जनसंख्या को खाद्य आपूर्ति करने के लिए, पेट भरने के लिए केवल स्थल के ऊपर हमारे जो खेत हैं, फसलों पर ही निर्भर रहना पर्याप्त नहीं होगा। तो हमें समुद्री संसाधन जो खाद्य सामग्री है वो भी अपनानी पड़ेगी। तो हम मत्स्य को बढ़ावा दे रहे हैं ताकि सभी लोगों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जो कि ये इस मरीन के मंत्री हैं, उन्होंने इस परियोजना का उद्घाटन किया और भारत की जो ब्लू इकोनॉमी है, यानी ब्लू इकोनॉमी यानी जो पानी है, समुद्र है, उसके अंदर भी आर्थिक संसाधन होते हैं और खासकर जो मत्स्य है उसको ब्लू इकोनॉमी का मुख्य भाग माना जाता है। इसको बढ़ावा देना है हमें। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी चाहते हैं, यानी उनकी भी सोच है कि हम समुद्र से भी संसाधन जुटाएं ताकि इतनी बड़ी जनसंख्या का कम से कम उधर पूर्ति कर सकें और उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। अब यहां पर जो अंडमान सागर है उसको जरा देख लेते हैं, इसके आसपास क्या क्या है। अंडमान सागर के पश्चिम में आप देखेंगे अंडमान निकोबार द्वीप समूह है हमारे। ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह का निर्माण तब हुआ जब भारतीय प्लेट, जो यूरेशियन प्लेट है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, माफ कीजिए, तो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का समुद्री भाग और यूरेशियन प्लेट का समुद्री भाग, इन दोनों भागों का टक्कर हुआ तो भारतीय प्लेट उसके नीचे सबडक्ट हो गई, धंस गई, क्षेपण हो गया। तो जैसे ही कोई समुद्री प्लेट नीचे धंसती है तो वो बेनी ऑफ जोन में पहुंच जाती है। बेनी ऑफ जोन वो क्षेत्र होता है जहां पर एक प्लेट उस तापमान में पहुंच जाती है, टेक्टोनिक प्लेट, कि वो पिघल जाती है, उसका मैग्मा बनता है, वो सतह की ओर आता है। लेकिन अब सतह पर आएगा तो समुद्र की सतह पर निकलेगा, पानी के नीचे से वो ज्वालामुखी द्वीप बनते बनते, यानी ज्वालामुखी की चोटी बनते बनते द्वीप के रूप में जल से बाहर आ जाती है। और ऐसे कई सारे ज्वालामुखी द्वीप इस क्षेत्र में देखने को भी मिलते हैं। जैसे बैरन द्वीप है, एक सक्रिय ज्वालामुखी, दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। इसके अतिरिक्त यहीं पर नारकोंडम द्वीप है जो कि एक सुषुप्त ज्वालामुखी है। ठीक, इस अंडमान सागर के पूर्व की ओर देखें तो इसे कहते हैं मलाय प्रायद्वीप, मलेशिया का प्रायद्वीप। इस प्रायद्वीप के ऊपर स्थमस ऑफ क्रो भी बोलते हैं इसको, यानी एक जो कौवा होता है उसकी तरह, चोंच की तरह बना हुआ है। तो इस पर केवल मलेशिया नहीं है बल्कि 3 देशों का हिस्सा है। यहां पर मलेशिया है, इस तरफ देखें तो थाईलैंड का हिस्सा भी है और यहां पर म्यांमार का भाग भी इस स्थमस ऑफ क्रो या फिर कहें कि मलाय प्रायद्वीप के ऊपर है। इसका सबसे दक्षिणी जो छोर है वहां पर एक द्वीप के ऊपर सिंगापुर देश भी है। इस मलाय प्रायद्वीप के दक्षिण की ओर देखें तो सुमात्रा द्वीप है जो कि इंडोनेशिया का है। इस सुमात्रा द्वीप और मलाय प्रायद्वीप के बीच में से जो जल भाग है, इस जलीय भाग को कहा जाता है मलक्का जल संधि। मलक्का जल संधि अंडमान सागर को जावा सागर से जोड़ती है और इस मलक्का जल संधि को पूर्व का द्वार भी कहा जाता है, क्योंकि पूर्वी देशों में, दक्षिण पूर्व एशिया में, चीन में, जापान में, ताइवान में, या फिर कोरिया की तरफ जाना हो या फिलीपींस की ओर जाना हो तो इसी से होकर गया जा सकता है। तो यह है अंडमान सागर, बंगाल की खाड़ी या उत्तरी हिंद महासागर का भाग है। यहां पर अंडमान सागर के संदर्भ में कुछ बातें कही गई हैं। यह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के पूर्व में स्थित है। यह बंगाल की खाड़ी से जुड़ा हुआ है। यह सबडक्शन यानी क्षेपण प्रक्रिया के कारण भूवैज्ञानिक रूप से सक्रिय है। आपको बताना है कौन कौन से तथ्य इससे संबंधित सही हैं। फिर बात करते हैं हम विक्टोरिया के विषय में। देखिए, विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया का भाग है और यहां पर भीषण आग लगी, झाड़ियां जल गई और कहा गया कि 500 से ज्यादा अवसंरचनाएं यानी मानव निर्मित संरचनाएं जलकर खाक हो गई। इस आपदा के बाद में ऑस्ट्रेलिया सरकार, केंद्र सरकार ने और विक्टोरिया सरकार ने $10 मिलियन वहां पुनर्वास के लिए और जो संरचनाएं जल गई उनको पुनः स्थापित करने के लिए आवंटित किए गए हैं।
यहां पर आग लगने के कई कारण हैं। एक तो ग्रीष्म काल में यहां पर तापमान बहुत बढ़ जाता है 35-40 डिग्री सेल्सियस के आसपास। दूसरा, यहां पर शुष्क हवाएं चलती हैं क्योंकि ऑस्ट्रेलिया बहुत बड़ा क्षेत्र मरुस्थल है, तो वहां से गर्म और सूखी हवाएं जो कि आग को बढ़ाने में मदद करती हैं। और तीसरा, यहां पर यूकेलिप्टस जैसे पेड़ों का जंगल है, बहुत बड़ी मात्रा में यूकेलिप्टस मिलते हैं, सफेदी भी बोलते हैं इसको भारत के अंदर। इस यूकेलिप्टस के अंदर एक विशेष प्रकार का तेल आता है जो इसके टहनी और तने में मिलता है। वो ज्वलनशील होता है, यानी आग को बहुत जल्दी पकड़ता है, और साथ ही साथ इसके पत्ते और टहनियां भी एक फ्यूल के जैसे काम करते हैं। जब सूख जाते हैं तो बहुत जल्दी आग को पकड़ते हैं। इसके अतिरिक्त वहां आग लगने के दो और कारण हो सकते हैं। एक, हिंद महासागर की द्विध्रुव स्थिति यानी इंडियन ओशन डाइपोल, जिसके अंतर्गत जब विश्वतीय हिंद महासागर का पूर्वी भाग ठंडा यानी इंडोनेशिया ऑस्ट्रेलिया के आसपास और पश्चिमी भाग यानी अरब सागर के आसपास का भाग गर्म हो, तब भारत में उसे सकारात्मक द्विध्रुव की स्थिति कहते हैं। दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवनें बेहतर प्रकार से विषुवत रेखा पार करके कोरिलिस बल के कारण दाहिनी ओर मुड़ जाती हैं और भारत की ओर आती हैं। भारत में मानसून बेहतर होता है, लेकिन इसी के कारण इंडोनेशिया में, आप कह सकते हैं सॉरी, जिसमें ऑस्ट्रेलिया में शुष्कता बढ़ती है और आग लगने की घटना बढ़ जाती है। इसके अतिरिक्त जब एलनीनो सक्रिय होता है, एलनीनो प्रशांत महासागर की एक उष्ण प्रति विषुवत धारा है जो पूर्व की ओर बहकर दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट के पास पेरू या हम्बोल्ट की ठंडी धारा के पास पहुंचकर उसको प्रतिस्थापित कर देती है, जिसके कारण वैश्विक जलवायु में बहुत ही विपरीत प्रभाव पड़ते हैं। एलनिनो की घटना जब सक्रिय होती है तब एशिया, भारत के साथ साथ दक्षिण एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया और उत्तरी ऑस्ट्रेलिया के जो भाग हैं या ऑस्ट्रेलिया के जो भाग है वहां पर शुष्कता फैल जाती है और आग लगने की घटनाएं उसके कारण भी बढ़ जाती है। तो विक्टोरिया ये वाला भाग है, ठीक। और विक्टोरिया से संबंधित यहां पर एक प्रश्न पूछा गया है कि दक्षिण पूर्व ऑस्ट्रेलिया में लगने वाली झाड़ियों की आग यानी बुश फायर जो है उसके पीछे कौन कौन से कारण जिम्मेदार होते हैं? उच्च तापमान, शुष्क हवाएं और घनी वनस्पति, ठीक। अब जितने भी हमने टॉपिक्स पढ़े हैं आज, जितने भी स्थान देखे हैं, उनसे संबंधित एक पूरा प्रश्न बना हुआ है। आपको बताना है बाल्टिक सागर इनमें से किससे संबंधित है? कम लवणता वाला अंतर्देशीय सागर है क्या? मुन्ना द्वीप जो है वो प्रागैतिहासिक गुप्त चित्रकला से संबंधित है या नहीं? अंडमान सागर जो बैक आर्क बेसिन का भाग है, और अरब सागर जो है वो मानसून प्रेरित अपवेलिंग का हिस्सा है। आज की इस कड़ी में इतना ही। मैं धर्मेंद्र चौधरी आपसे लेता हूं विदा। अगले प्लेसेस इन न्यूज के भाग में फिर से आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। मेरी ओर से बाय बाय, नमस्कार, जय हिंद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।